तो कल अपन ने बात की थी कुछ क्वेश्चंस पे, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने डिस्टेंस फार्मूला देखा था, ओरिजिन से डिस्टेंस देखा था, एक्सिस से डिस्टेंस देखा था, किसी का पॉइंट का, सिंगल पॉइंट का और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी अपन ने फाइंड आउट की थी। तो आज ही उसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग अपन क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। तो कल एक सिंगल क्वेश्चन अपन ने ट्राई किया था, डिस्टेंस निकालना था हमको दो पॉइंट के बीच में। तो अब अपन कुछ उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। क्वेश्चन ने मेरे को बोला, देखो क्वेश्चन तो पूरा मैं लिखूंगा नहीं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखूंगा, तो हो सके तो अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रखा है कि जो मैं अपना पॉइंट है, पॉइंट कौन कौन से दे रखा है। एक पॉइंट इसको मैं नेम दे देता हूं ए, सेकंड पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूं बी, और थर्ड पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूं सी। ये पूछा गया है कि ये जो तीन पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, ये मेरे कोलिनियर है कि नहीं। तो 1,5, 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट, आर कोलिनियर और नॉट। अब कोलिनियर क्या है तो उसको पहले समझते हैं। देखो बच्चे, कोलिनियर अपना एक लाइन है, इसको मैं कह देता हूं ये लाइन मेरी एम है। इस लाइन एम पे अपने कोई पॉइंट है ए, बी और सी। अगर एक लाइन पे तीन पॉइंट लाए करते हैं तो वो तीनों पॉइंट आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो इसमें समझने वाली क्या बात है कि अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है ना। मैं मान के चलता हूँ ये मेरी एक सीधी रोड है, वहां पे तीन जने खड़े हैं, थोड़े जने अलग है पर समझ लो ये तीन जने खड़े मेरे, है ना। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इसके और इन दोनों के गैप के सम के इक्वल ही होंगे, है ना। तो वही मैंने कहा है, अगर कोई भी तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी ही होगी, है ना। तो करो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है, देखो क्वेश्चन हमको बोल रखा है ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। तो करो, मैं पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा, मैं ए बी निकालूंगा। अब रिप्रेजेंटेशन मैंने कुछ ऐसे कर दिया कि तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, या फिर एक पहले ए है फिर बी है फिर सी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। ए के बाद सी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है अपनी वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, कि जो हमारा, जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन, देखो ये क्वेश्चन अलग है और मैं समझाने का समझा कुछ और रहा हूं इसी पॉइंट के रिगार्डिंग। मैं ये मान के चलता हूं ये पी क्यू आर है। मैं कहता हूं इफ पी पॉइंट, इफ पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, देन पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। ये कंडीशन अप्लाई होगी होगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा। तो इसको अपन अलग ही लिख लेते हैं। यह आपका एक कंसेप्ट हो गया कोलिनियर का, तो इसको अलग ही रख रहा हूं बॉक्स में, और सॉल्यूशन अपन इधर करने की कोशिश करते हैं। चलो हो जाए शुरू। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 माइनस x1, तो देखो मैंने ए बी लिया, ये मेरा x2 y2, ये मेरा x1 y1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर करो। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे को क्या दिया, 1 स्क्वायर का 1 और माइनस 2 का कितना हो गया 4, जो कि आया मेरे पास √5। ठीक है, तो ए बी मेरे पास कितना आया, √5। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं किस पे, बी सी पे। सिमिलरली सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1, हर बार फॉर्मूला लगाओ जिससे याद करो नहीं तो भी याद हो जाए। x2 कितना है मेरे पास यहां पे इस बार -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का स्क्वायर, तो -2 -4 का स्क्वायर, -11 -3 -14 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना है, -4 का स्क्वायर आया मेरे पास 16 और -14 का 196, तो 196 प्लस 16 करो, 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 1 10 1 11 और 1 √212। अगेन अब अपन बात कर रहे हैं किस पे, एसी पे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, इस बार x2 y2 ये रहा, x1 y1 ये रहा, तो -2 और 1, -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5, -11 -5 का स्क्वायर करो, तो ये आया -3 का स्क्वायर और ये आया मेरे पास -16 का स्क्वायर, तो ये अपने पास आया 9 और 16 का हो गया अपने पास 280 256। डन, सम करो इसका तो आ गया 265, तो ये मेरे पास आया AC √265, ए बी मेरे पास कितना आया था √5 और ये कितना आया √212। अब बच्चे देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं क्या करूंगा, इसका अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करने की कोशिश करूंगा कि भैया आप ऐसा सर इसको करो कि 2 1 2 का प्राइम फैक्टर करो, फिर जिसके पेयर बनेंगे उसको रूट से बाहर निकालो, फिर आप ट्राई करो क्या पता कुछ हो जाए। तो देखो वैसे भी करके देख लेना आप, मैंने करा 2 1 2 का प्राइम फैक्टर किया, ये गया 1 टाइम्स, ये गया 0 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स। डन, अगेन 2 से किया, ये आया 5 और ये कितना आया 3, फिर मैंने किससे किया 53 डायरेक्ट, क्योंकि 53 अपना प्राइम नंबर हो गया, तो मैं √225 को मैं √212 को सॉरी लिख सकता हूं कितना, अभी जो आपने सॉल्व किया था ये 2√53, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, 265 को करो, 5 से एक बार डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना। ऐसा कोई देखो
जब अपन को प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करने हो तब तो अपन को स्टार्टिंग से है ना 2 से 3 से 5 से करना हो, बट जब अपन को ऐसी रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कोई भी प्राइम नंबर फर्स्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जब आप कॉपी के अंदर, मतलब ये छोटी क्लासेस के अंदर होता है, जब अपन को प्राइम फैक्टर जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जिसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर आपको ऐसे यूज करना होगा, ठीक है। पर यहाँ आपका ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लेके चल रहा हूँ। तो 26 गया 5 से, फिर अगेन कितना है 15 आया 3, 53। तो इसका तो डायरेक्ट एज इट इज रहेगा, कोई पेयर वेयर नहीं बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये मेरे तीनों पॉइंट कौन से ए बी सी मेरे कोलिनियर होते, अगर मेरा ए बी सी पॉइंट, अगर मेरे ए बी सी पॉइंट क्या होते, कोलिनियर होते, तो इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता था कि ये हमारे एक लाइन पे होंगे, तो इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का सम टोटल पी आर के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब अगर ये तीनों कोलिनियर होते तो मेरा ए सी का जो सम होता ए बी प्लस बी सी के इक्वल होता, जो कि नहीं है। तो हम ये कहेंगे पॉइंट ए बी सी आर नॉट ए कोलिनियर पॉइंट्स। डन। तो आप इसको लिख लो, आप इसको इजीली राइट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर पॉइंट, सॉरी, चेक वेदर पॉइंट्स 5 कोमा -2, 6 कोमा 4 एंड 7 कोमा -2 are vertices of isosceles triangle। डन करते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है? देखो, आइसोस्केलस ट्रायंगल अपना वो ट्रायंगल है जिसके अंदर दो साइड इक्वल होगी और उनके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। डन। सर ठीक है, तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है पॉइंट 5 कोमा -2, 6 कोमा 4 एंड 7 कोमा -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है अपन उस पर बात करते हैं पहले। देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इसका मैंने नाम दिया ए बी सी। अगर ये मेरा ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो कंडीशन क्या है कि ए बी मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। बस अपन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो एंगल को तो इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अपन डायरेक्ट ये साइड का मेजरमेंट्स या फिर जो अपने का साइड का जो मेजरमेंट है उनको अपन को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हो जाओ शुरू। मैं ए पॉइंट को दे देता हूं 5 कोमा -2। अब देखो, ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मेरा ए बी और ए सी के इक्वल ही होगा। मैंने तो आपको ना डिस्क्राइब किया है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। इन पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ए बी बी सी के इक्वल हो सकता है ना। तो बस इस पे थोड़ा फोकस कर लेना कि कहेगा सर आपने बोला तो कुछ और था, अब हो कुछ और रहा है। तो वो खाली मैंने उस कंडीशन को बताया है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल होता क्या है ना। तो अब अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अपनी कौन सी दो साइड आपस में इक्वल हो सकती है। तो मैंने देखो, तो करें स्टार्ट। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड आपस में इक्वल होगी तो वो अपना आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो मतलब अपन को जो 3 पॉइंट दे रखे हैं
5 कोमा -2, 6 कोमा 4 और 7 कोमा -2, इन तीनों में से अपना कोई भी दो साइड, या तो मेरी ये दो साइड या फिर ये दो साइड या फिर ये दो साइड आपस में इक्वल हो सकती है, वो अपन फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मेजरमेंट निकालना सीख गए हैं, तो उसको अप्लाई भी करते हैं। तो हो जाओ शुरू। तो ए बी, अब देखो मैं डायरेक्ट देखो इससे प्रीवियस जो अपन ने लेक्चर में बात की थी उसके अंदर मैंने x1 y1 x2 y2 यूज किया था, तो वो मैंने इसलिए आपको मतलब मेंशन इसलिए किया था क्योंकि आप अच्छे से सीख पाओ, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख पाओ, है ना। अब इन क्वेश्चन के अंदर अगर अपन वही चीजें करने लग जाएंगे तो अपना हो सकता है टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका हो जाएगा। जिसको दिक्कत आ रही है कि सर मेरे को समझ में नहीं आता कि x1 y2 x, ये जो भी है कि आपने x1 x2 y1 y2 आपने पिछली बार लिखा था, इस बार नहीं लिखा था, तो मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको साइड में लिख सकते हो कि ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। पर हर बार फॉर्मूला आपको लिखना ज़रूरी है जिससे बिना लिखे चीज़ें याद हो सके, मतलब बिना याद किए चीज़ें याद हो जाएंगी बार बार प्रैक्टिस करने से। फिर बार बार कह रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें समझ में आ जाती है मैथ्स में, पर जब अप्लाई करना सीखते हैं तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करता है, कोई साइंस में मिस्टेक करता है, कोई नेगेटिव रूट कोई बाहर निकाल के पॉजिटिव कर देता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू अपन को सॉर्ट आउट करनी होगी, ठीक है। तो हो जाओ शुरू। तो 5 x2, मैं इस बार इसको ले रहा हूँ x2 y2 x1 y1, तो ये आ गया 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का हुआ कितना 36, तो यह है मेरे पास √37। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, ए बी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब निकालो ए सी। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर करो। x2 - x1, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, AC पे, तो इसको x2 y2 ले x2 y2 x1 y1, तो 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, डन। -2 -2 का स्क्वायर, क्या किया मैंने वापस से बता देता हूँ। देखो ये दोनों ही माइनस के थे, तो माइनस एक बीच वाला साइन जो माइनस का, तो जो -2 है उसको ब्रैकेट में लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। अब 7 - 5 ये हो गया बच्चे 2 का स्क्वायर, ये आया -2 + 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास कितना हो गया 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, और ये मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया मेरे पास 0, तो ये मेरे पास कितना आया 2। ऐसे ही अब मैं निकालता हूँ BC। BC जो है मेरे पास आ जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2, सॉरी हाँ 7 - 6 तो -2 -4, -2 -4 -4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो -2 -4, -4 नहीं प्लस का 4 है, ठीक है। आओ, तो ये आया 1 का स्क्वायर, और ये कितना है अपने पास -6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 कितना आया 37 रूट के अंदर। तो चीज नोटिस किया आपने, हमारा जो BC आया वो भी कितना आया √37 आया, ठीक है। हमारा जो AC आया वो कितना आया 2 आया, और हमारा जो AB है वो कितना है √37 आया, है ना। तो हम कहेंगे हमारा जो, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं और इसको मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन
सेकंड कह देता हूँ, फिर कहूँगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या जो मेरा ए बी है वो किसके इक्वल आया है, बी सी के इक्वल आया है, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। डन। सिंपल सी कहानी थी अपनी, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड थे नहीं, बस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि ट्रायंगल, अब कोई, ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में बात कर ली, अब कोई पूछ लेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ, स्केलेन ट्रायंगल बताओ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। स्केलेन आपका जो ट्रायंगल होता है वो कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करें तो क्या बोलेगा कि भैया ये हमारा जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ यहाँ अपन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब ये लास्ट लेक्चर में तो अपन ने नॉर्मल देखा था कि सिंगल सिंगल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि भाई 2 पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, एक्सिस के टाइम पे डिस्टेंस बताओ, ये वो। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन यूज आ रही है कि कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उनकी लेंथ निकाल के पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा क्वाड्रिलेटर कौन सी प्रॉपर्टी अटेंड कर रहा है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोस्केलस ट्रायंगल की, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे पता लगाएं कि आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। देन ऐसे ही अपने कोई बोल दे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोले, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से बताओ कि ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, है ना, तो उस टाइम मैं कहूंगा कि जो मेरा तीनों साइड आपस में अगर इसने इक्वल दी है, मतलब मेरे को प्रूव करना होगा ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये मेरे को सॉल्व करना होगा। अगर मेरे को बोलेगा क्वेश्चन के 3 पॉइंट है आपके, इन 3 पॉइंट के हेल्प से बताओ कि ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तो तीनों साइड मेरे को उस टाइम इक्वल करनी होगी। अगेन फिर अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो मेरे AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमको ये बताना होगा। थोड़ा इसको ढंग से लिख देता हूं मैं। क्या कि जो मेरा AC का स्क्वायर होगा वो मेरे किसके, AB और BC, मतलब ये जो हाइपोटेनियस है इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ही होगा। ये तो मेरा आया सेकंड, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करी। नेक्स्ट जगह मैं बात करूंगा वो मैं बात कर लेता हूं आपके आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी है, साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी कोई भी दो साइड, अब देखो कोई भी तो बोलूंगा नहीं इस बार यहाँ पे, क्योंकि एक तो अपनी हाइपोटेनियस फिक्स है, तो बाकी की जो रिमेनिंग अपनी जो साइड रह गई वही आपस में इक्वल होगी। तो दो कंडीशन अप्लाई होगी, पहली अपन को ये प्रूव करना होगा कि जो मेरा ए बी है वो बी सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड अपन को बताना होगा कि हमारा जो AC का जो स्क्वायर होगा वो मेरे किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर अब क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन या तो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि मेरे पास 3 पॉइंट्स है,
मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे को कह रहे 3 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 पॉइंट दे दिए। मैं इसको ए बी सी नाम दे देता हूं एक बार। ये 3 पॉइंट दे दिए, तो 3 पॉइंट की हेल्प से पहले मैं ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, ए सी निकालूंगा। फिर इसमें से देखूंगा कि ये प्रॉपर्टी अटेंड कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी अटेंड कर रहा है, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी अटेंड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं मेंशन कर दूंगा कि ये जो मेरे गिवन पॉइंट है वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, या आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे आके इस पे जो बनेंगे इस पे, है ना। तो ये अपन को ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए ही चाहिए। स्केलन क्या होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं हो। एक चौथा आ जाता है अपने पास, स्केलन। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल के अंदर क्या होगा बच्चे, अपने जो ट्रायंगल होगा, है ना, ए बी सी, उसके अंदर अपन कहेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू ए सी। तीनों साइड ही आपस में इक्वल नहीं होगी, ऐसी कंडीशन में वो जो ट्रायंगल होगा हमारा स्केलन ट्रायंगल होगा। डन। ये तो है ट्रायंगल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो हमको याद रखनी है ना। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या बन सकते हैं। तो मैंने आइसोस्केलस ट्रायंगल की हेल्प से आपको बता दिया कि अगर अपन को 3 पॉइंट दे दे तो इन तीनों पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल नहीं है। वो कैसे पता लगाएंगे, प्रॉपर्टी का यूज करके, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन लोड हो रहा है, एक सेकेंड। इसी पे ही अपना एक और क्वेश्चन है, देखो। अभी मैंने ट्रायंगल के ऊपर बात करी, अब मैं अपन बात करते हैं सर। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कि 3 पॉइंट हमारे कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे ही अपन क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन पता कर पाएंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स हमको जो गिवन है वो मेरे क्या है, आइसोस्केलस, ये सॉरी, वो जो क्वाड्रिलेटर है वो मेरा पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर काइट है ना। तो आपको 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर प्रॉपर्टी को लर्न करवाया गया था। वो इसलिए करवाया गया था क्योंकि 10th के अंदर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप इसको यूज कर सके, है ना। तो चलो देखते हैं पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, थोड़ी डायग्राम पे मत जाना, खाली कंसेप्ट पे जाना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। डायगोनल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। समझ गए। अब क्या है देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला में जो याद रखने वाली बातें हैं वो खाली दो ही बातें हैं। क्या, एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। अब इसके अंदर आपने कहा कि सर जो आपने एंगल वाला मेंशन नहीं किया, आप इसको याद कर सकते हो, पर मैंने आपको वापस से बोला था अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो साइड का मेजरमेंट को ही अपन को यूज करना है। तो अपन को इस चैप्टर के अंदर खाली ये दो कंसेप्ट्स याद रखने, क्या, जब भी वो बात करेगा किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में बात करेगा। अगर वो बात कर रहा है पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर वो पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका पैरेललोग्राम है। तो इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि जो साइड्स होंगी, मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। एक पॉइंट तो ये।
AD किसको इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। ये दो टर्म्स तो आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब आप कहोगे सर जो पैरेललोग्राम है और जो रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो जो रेक्टेंगल है इसमें आप डायरेक्ट ऐसा कह रहे हो मेरे को कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और मेरे को 4 पॉइंट दे दिए, मैंने चारों पॉइंट का क्या मेजरमेंट निकाला कि मैं कहते सर ए बी सी डी, मैंने चारों पॉइंट दिए, मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला, इनका मेजरमेंट्स मैंने निकाल लिए। मेजरमेंट्स निकालने के बाद मैं कह रहा हूं कि जो हमारा ऑपोजिट साइड्स भी मैंने कह दी इक्वल है, तो वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। मतलब मैं क्या लिखूं वहां पे, रेक्टेंगल मेंशन करूं या फिर उसको पैरेललोग्राम मेंशन करूं? तो वो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसके डायगोनल्स पे। फिर अपन को निकालना क्या होगा, फिर अपन AC और AD, AC और BD का मेजरमेंट निकालेंगे। अगर मेरा AC का जो मेजरमेंट है वो BD के मेजरमेंट के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन पे हम ये कहेंगे कि वो हमारा पैरेललोग्राम है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार अच्छे से सुनना। क्या देखो, मेरे को 4 पॉइंट दे रखे होंगे कोई भी और मेरे को बोल रखा होगा कि बताओ ये चारों पॉइंट मेरा कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, पैरेललोग्राम कर रहे हैं, रोम्बस कर रहे हैं, रेक्टेंगल कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं या काइट कर रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, साइड्स का मेजरमेंट्स देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से खाली सर मेजरमेंट्स निकाला जाता है साइड्स का। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ही होंगे और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इसमें लिखा हुआ है ना, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। एक और पॉइंट लिख लेना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जब आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, इसी कंडीशन में हम कह देंगे कि ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। मतलब आपने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है, देखना है कि कौन सी दो साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हम उसमें कंफ्यूज होंगे कि भैया पैरेललोग्राम बताएं क्या रेक्टेंगल बताएं। अगर वो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, अगर वो रेक्टेंगल है वो डायगोनल्स इक्वल होंगे। देखो क्या क्या रखा है, all the properties of the parallelogram and each of angle is right angle triangle, एंगल की तो बात ही छोड़ो, और डायगोनल्स आर इक्वल। यहां पे क्या है, डायगोनल्स इक्वल होंगे किसके अंदर, रेक्टेंगल की बात करूंगा तो यहां पे तो अपन मैं बोल रहा हूं रेक्टेंगल जब मेरा होगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल अगर मेरा होगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल अगर ये मेरा है तो क्या इसमें ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। जैसे मैं अपने खुद के ही एबीसी लेते हैं ना, जिंदाबाद है ये, ABCD है, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री की तो होंगे, एंगल का तो मतलब नहीं है अभी मेरे को यहाँ पे डायगोनल और साइड्स पे बात करता हूँ। तो AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC, अगेन AC इक्वल्स टू BD, AC BD के इक्वल होगा। ये तीन मेजरमेंट्स अगर अपने हो रहे हैं ये तो हम कह देंगे जो गिवन पॉइंट्स होंगे हमारे, जो 4 गिवन पॉइंट्स होंगे वो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। आई ट्रायंगल ट्रायंगल करके ट्रायंगल ही लिख दिया है ना, रेक्टेंगल, सॉरी, वो हमारा क्या होगा अच्छे, रेक्टेंगल होगा। तो ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 4 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट का मेजरमेंट निकालेंगे, है ना। 4 पॉइंट के मेजरमेंट कौन कौन से निकलेगा अपना, पहले अपन को निकालना है, जैसे कि 4 पॉइंट्स दे दिए। अब इस पे बात करते हो, ये चीज समझ में आ गई। जैसे कि 1 2 3 4, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पहले कंसेप्ट समझते हैं। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हमने मेजरमेंट निकाला, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, ठीक है। अब हम कंफ्यूज है कि रेक्टेंगल है या फिर अपना पैरेललोग्राम है, तो हम डायगोनल भी चेक करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो हम रेक्टेंगल की तरफ जाएंगे, और डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे तो हम किसकी तरफ जाएंगे, पैरेललोग्राम की इक्वल की तरफ जाएंगे। इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर चीजें समझ में आएगी, है ना। तो देखना, अरे यार क्वेश्चन क्या था अपना, वो मैंने मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर दिया उसको, वापस से देख लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन की कमी थोड़ा ना है,
-1, 2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, अपन से पूछा गया है नेम द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय दीज 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट से बनने वाले क्वाड्रिलेटर का नाम बताइए। तो चलो बता देते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, ये अपन ने 2 डिस्कस की है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया है। रोम्बस और स्क्वायर भी बता देता हूं, फिर क्या पता ये, क्योंकि अपन को तो पता नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं, है ना। तो इस पे बात कर लेते हैं। देखो, रोम्बस और स्क्वायर के अंदर भी की साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, चारों की चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। पर इसमें जो डायगोनल के बारे में बात करूंगा तो सेम यहां पे क्या होगा, जो डायगोनल होगा इज नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल मेरे इक्वल नहीं होंगे। पर यहां पे क्या है, देखो इसने क्या बोल रखा है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल है तो इसके अंदर भी क्या होगा, अपने डायगोनल्स इक्वल होंगे। देखो अब इसको थोड़ा याद रखने का तरीका इजी हो जाता है। कैसे, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर 90-90 डिग्री बन रहे हैं, है ना, ऑल एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आप इससे याद रखना, जिसमें सारे 90 डिग्री के एंगल्स होंगे तो उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल्स होंगे, पर रोम्बस और पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। इस पे भी अपन वापस से आते हैं, पहले एक बार इनको, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि एप्लीकेशन सीखते हैं कि मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखने इधर, -1, 4 मैं कह रहा हूं मेरे पास ये एक क्वाड्रिलेटर है, मेरे को नहीं पता ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो मैं एक बार नॉर्मल क्वाड्रिलेटर बना रहा हूं जिसकी 4 साइड होती है, उस पॉलीगन को अपन क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो -1, 2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये कंडीशन दे रखी है, आ जाओ हो जाओ शुरू। तो ए बी जो मेरा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है मैंने वापस से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आओ, x2 ये मेरा x2 y2, ये मेरा x1 y1 ए बी पॉइंट के लिए। तो हो जाओ शुरू। तो देखो 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। कितना है मेरे पास, 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू योर √8। और √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2। अब कोई कहेगा सर क्या है ये, √8 को 2√2 लिख दिया। तो वापस से बता देता हूं, कुछ नहीं करना, रूट के अंदर जो टर्म पड़ गया उसके प्राइम फैक्टर करो, जिसके पेयर बन रहा है उसको रूट से बाहर निकाल दो। तो पेयर किसका बना, 2 का बना, तो मैंने देखो 2 को रूट से बाहर रख दिया, अंदर अनपेयर टर्म खाली 2 रखी थी, तो इसको मैंने 8 को लिख दिया, √8 को लिख दिया। कैसे, 2 × 2 × 2, इसके पेयर थे तो ये बाहर आया, है ना, ये बाहर आ गया, तो इसको मैंने लिख दिया 2√2। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है, इनको याद, मतलब इसको समझ लो थोड़े बहुत, है ना, आगे अभी इसमें काम आने वाले हैं। तो अपन कहाँ थे, 2√2 मैंने क्या निकाला, अभी ए बी ही निकाला है। अब मैं क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा। तो हो जाओ शुरू, निकालो बी सी। बी सी रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो जाओ शुरू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखो x2 माइनस x1 ये मेरा कितना आया, ए बी, ये मेरा आया बी सी। तो 1 माइनस, या फिर इस बार मैं इसको ले लेता हूं, तो -1 का होल स्क्वायर और 2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, -2 का स्क्वायर, ये आया 2 का स्क्वायर, अगेन 4 + 4
√8 जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√2 लिख सकता हूं। अगेन मेरे पास BC कितना आ गया, BC मेरे पास आ गया 2√2। अब मैं क्या निकालता हूं, अब मैं निकालने की कोशिश करता हूं मेरा CD। CD फाइंड आउट करो, CD फाइंड आउट करो। तो CD फाइंड आउट करने के लिए CD 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 CD, ये रहा C और ये रहा D, करो -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर कितना आया, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 जो कि आ गया 2√2, जो कि कितना आ गया 2√2। डन। ये किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई 2√2। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, DA की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखो, एक बार मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार लिख दो। बार बार लिखोगे तो अपना दिमाग में छप जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं को आंख बंद करके माला जपने लग जाते हो हर एक फॉर्मूले की, नहीं ऐसे नहीं होते याद। ऐसे करोगे तो बिना याद किए दिमाग में चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एप्लीकेशन सीख रहे हैं अपन उस फॉर्मूले की, इसलिए करो। तो x2 इस बार अपने DA इसको लो, x2 ये आए तो -1 -3 का स्क्वायर। अगेन थोड़ा ब्रैकेट वाले देख लेना अच्छे, ये ब्रैकेट अपन के क्लोज ब्रैकेट। फिर उसके बाद 2 - 0 2 - 0 का स्क्वायर -4। अब देखो -4 तो मैं नहीं लिख रहा, इसको थोड़ा सा लिखो, -1 + 3 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर कितना आया, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। डन। तो मेरे पास देखो AB BC CD और DA इन सब की वैल्यू कितनी आई, 2√2 2√2 2√2 और 2√2 कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है। चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल है, तो हमको पता लग गया कि सर ये तो स्क्वायर है। मैं ये भी तो कह सकता हूं रोम्बस है। अब ये स्क्वायर है या रोम्बस है किस पे डिपेंड करेगा, इसके डायगोनल से। डायगोनल क्या है मेरा, AC और BD। डायगोनल्स निकालेंगे तो हो जाओ शुरू। ओहो हो, तो यहां तक चीजें समझ में आई। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया कैसे नहीं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, करो। तो अब मैं निकाल रहा हूं अपना AC और BD। A अपने पास था -1, 2, B था 1, 0, C था अपना -1, 2 और ये था -3, 0। करो। तो BD AC कितना आया, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 -1 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। यह है मेरे पास रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो √4 जो कि मेरे को दे दिया
अगेन diagonals are not equal। तो देखो अपना ये पॉइंट आ रहा है बी डी, स्लो चल रहा हूं इसलिए क्योंकि हर पॉइंट समझ में आए। ठीक है, हो जाओ शुरू। तो देखो इन दोनों से, एक सेकेंड, ये क्या हो गया रे? ठीक है, दो पॉइंट अपने सेम थे क्या? चेक कर लूं क्या? अरे यार, एक पॉइंट अपना ये दे रखा है 1, -2, 1, -2। तो अभी मैंने ए सी निकाला है ना, ए सी निकाला है, ए सी। तो -1, -2, 1, -2 है ना। तो इस पे थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ कैलकुलेशन पूरी उलझ गई है। तो देखो x2 माइनस x1, x2 ये आ गया -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 -2 का स्क्वायर स्क्वायर। तो -1 + 1 का स्क्वायर और 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास आ गया 0 और ये आ गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं 16, जो कि आ गया अपने पास 4। यहाँ आओ, -3 - 1 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 बोले तो √16। ये भी मेरे पास कितना आया? 4। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा जो AC है वो आया 4, और ये मेरा जो BD है ये भी कितना आया? 4। तो क्या क्या कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, CD या DC इक्वल्स टू DA। आप देखो DC या CD लिखो, बात एक ही है ना, लाइन को मेंशन करना होता है। ये तो आपस में मतलब साइड्स तो सारी इक्वल है ही, साथ में डायगनल्स भी। डायगनल कौन से? AC इक्वल्स टू BD। ये भी कितना है? ये अपना कितना आया था? 2√2, और ये कितना है मेरे पास? 4। चारों साइड आपस में इक्वल है, दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो पॉइंट, या फिर हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD, सॉरी मैं कह दूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं और डायगोनल्स भी अपने यहाँ पे इक्वल आ रही है। डन। तो ये हमने देखा कि कैसे चारों पॉइंट को मेजर करके कौन सी प्रॉपर्टी अटेंड कर रहा है, उसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो देखना, वापस से एक बार मेंशन कर देता हूँ। ये तो एप्लीकेशन थी कि कैसे अपन इसकी साइड्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करके बता सकेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल अपना पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है, या फिर काइट है। ठीक है, काइट वाली कंडीशन में देखो ये तो आपस में सिमिलर है क्योंकि चारों साइड इसमें इक्वल है, डायगोनल्स इसमें इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बट इसके अंदर डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे। सिमिलरली पैरेललोग्राम के अंदर सेम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल आपस में लड़ेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, पर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल्स नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर इक्वल है। ठीक है, तो अपन वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीज़ अपन को याद रखनी है, क्या चीज़ें याद नहीं रखनी है। तो अपन 4 पॉइंट दे रखे होंगे, 4 पॉइंट का मेजरमेंट निकालेंगे, फिर साथ साथ में उन
दो मेजरमेंट और निकालेंगे डायगनल्स का। तो साइड्स में अगर अपने ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है तो अपन थोड़ा कंफ्यूज होंगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर। तो पैरेललोग्राम के अंदर हम कहेंगे कि डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, और उसी में ही अपने क्या जो रेक्टेंगल है उसके अंदर डायगोनल्स इक्वल होंगे। वैसे ही जो रोम्बस है, रोम्बस में क्या होंगे कि ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम तो होगी होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, थर्ड ऑल साइड्स आर इक्वल, और चौथी प्रॉपर्टी होगी डायगोनल्स सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक और प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल देख लेना बच्चे यहाँ पे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगेन रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होंगे, इसके अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट साइड ही आपस में इक्वल होंगी। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होंगी, सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। और यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स इक्वल है, तो यहाँ पे भी डायगोनल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, वापस से कर लेंगे। अगर देखो स्क्वायर है, चार साइड मेजरमेंट निकालो, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। फिर अगेन रोम्बस और स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, तो स्क्वायर और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होंगी, पर स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होंगे, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होंगे। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, और इसमें सेम अपने इसमें बात करते हैं काइट पे। काइट पे क्या होगी, एडजेसेंट जो होंगे ना साइड्स, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली, ये वाली इनका इसका जो मेजरमेंट है और इन साइड का जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल होगा। यस और नो? डन। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये पता कर पाए हैं कि कैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमारा कौन सी प्रॉपर्टी अटेंड करके आंसर दे रहा है, या फिर कौन सा क्वाड्रिलेटर हमारा कौन सी प्रॉपर्टी अटेंड करके कौन सा ये क्वाड्रिलेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अपन ने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से पता करा कि कौन सा पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से ट्रायंगल और कौन कौन से ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर्स फॉर्म कर रहे हैं और कौन से फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे सर, लोकेश सर।